ভারতীয় রেলের বেসরকারীকরণ তথা রাষ্ট্রায়ত্তে নিজিকরণ তথা রাজ্যে পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি এই সবের বিরুদ্ধে আজ কলকাতার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড এমজি রোড সংলগ্ন এলাকায় ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে তৃণমূলের সমস্ত কর্মীবৃন্দ এবং মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন সবাই মিলে জোর গলায় এর তীব্র বিক্ষোভ দেখান। মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন মোদী সরকারের এহেন সিদ্ধান্তকে তীব্র নিন্দা করে প্রতিবাদও জানান। हिंदुस्तान में रहते हैं और आज ये शर्म की बात है कि पूरी कायनात में सबसे बेरोजगार नौजवान हिंदुस्तान में है और ये मोदी के जमाने में हुआ। 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं जितना 6 साल में बेरोजगारी हम सामने में देखने को मिला। और अब एक और संकट है अशफाक साहब, एक तरफ हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब लेस होने के कगार पर है। जो रोजगार से जुड़े हैं वो अब बेरोजगारी के कतार में खड़े होने वाले हैं। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन, विमानबंदर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेल को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, कोल इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, कोऑपरेटिव बैंक को करने की बात हो रही है, बैंक को करने की बात हो रही है। कौमी जो मिल्कियत है, जो हमारी मिल्कियत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की शान है, रेल तो हमारे हिंदुस्तान की शान है। सारे कायनात में किसी देश में भी रेल को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया, निजीकरण नहीं किया गया। ये हमारा देश का बदनसीबी है कि मोदी हमारे देश के रेल को प्राइवेट कंपनी के हाथों में फरोख्त करना चाहता है, बेचना चाहता है, हवाई अड्डे को बेचना चाहता है, बीएसएनएल को बेचना चाहता है, कौमी बैंकों को बेचना चाहता है, एलआईसी को बेचना चाहता है। आज हमें लगता है कि हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से वो प्राइवेटाइजेशन के तरफ में, निजीकरण के तरफ में जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है ये देश में जो सरकार है, ये सरकार भी जो है प्राइवेट सरकार है। ये सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथों में गिरवी हो गई है। रेल तो बाद में प्राइवेटाइजेशन किया गया, हमको लगता है अमित शाह और मोदी पहले ही प्राइवेट कंपनी के हाथों में बिक चुका है। हम प्रतिवाद करते हैं इसका। हमने ममता बनर्जी, शुरू में आपसे कहा कि उनके आदर्शों से, ममता बनर्जी ने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है और हम तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी के आदर्शों को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं। और यही उनका आदर्श है कि गरीब लोगों के लिए देश के हित में अवाम दुश्मन जो पॉलिसी ली जा रही है, मरकजी सरकार की जो जन विरोधी और अवाम दुश्मन पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिवाद करेंगे और करते रहेंगे। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जब बात हुई तो जब बात निकलती है तो बात निकलती है, जब बात निकलती है तो बात निकलती है। पूछना चाहते हैं, आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपया देंगे, आया 15-15 लाख रुपया। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक तरफ जहां महंगाई के खिलाफ रास्ते में उतरे थे, दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से हमारे मुल्क की जो कौमी मिल्कियत है, उस कौमी मिल्कियत को भी जो है निजीकरण की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कोरोना के महामारी के समय में जब लोग परेशान हैं, हमारे जो लोग बरसरे रोजगार हैं उनकी छिटाई हो रही है। हमारे मुल्क के इतिहास में 45 साल में इतना बेरोजगारी नहीं हुआ जितना मोदी के जमाने में बेरोजगारी है। एक तरफ हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, हमारा देश नौजवानों का देश है और हमारा देश आज दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगारों का देश है। को रोजगार देंगे, हुआ? 100 दिन में महंगाई को काबू करेंगे, नहीं हुआ। 50 दिन दीजिए, नोटबंदी जब किए थे आपने कहा था कि 50 दिन दीजिए, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। ना तकदीर बदला ना तस्वीर बदला। नोटबंदी, जीएसटी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, बड़े ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं, हर मजहब और मिल्लत के लोगों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से मोदी हुकूमत प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, छटाई कर रही है, हमारे देश का जीडीपी का क्या हालत क्या है? 2014 में जीडीपी था 10-9 था। अभी कोरोना वायरस तो 4 महीना हुआ, हमारा देश का जीडीपी 5 में उतर आया है, अभी तो 0 में चले जाएगा। हमारे देश का अर्थव्यवस्था बदतर हो गया है। हमारे देश में जो है रिजर्व बैंक का दिवालिया निकल गया है। हमारे देश में
आर्थिक स्थिति यह है कि आप यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस एक डिजास्टर है, कोरोना एक वायरस है, उसी तरह आज हम हिंदुस्तानी इस मुल्क में इकोनॉमिकल वायरस के शिकार हो गए हैं। हमारी माली हालत अच्छी नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, जीडीपी का हालत खराब है, बैंकों की हालत खराब है। 450 बैंक हमारा देश का कौमी जो बैंक है वो बंद हो चुका है। बाकी जो बैंक है वो प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। हमारे देश के बैंकों से प्राय 1.5 लाख करोड़ रुपया लूट करके चंद लुटेरे भाग गए। नरेंद्र मोदी आज तक कुछ नहीं किए। हमारे देश का अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। मैं यूं कह लूं कि अर्थव्यवस्था हमारा कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर में चला गया है। और ऐसे हालत में जब लोग परेशान हैं, हिंदुस्तान का हर इंसान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है। और ऐसे हालत में हम देख रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है, डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, केरोसिन तेल का दाम बढ़ाया जा रहा है, कुकिंग गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है, कोल इंडिया को बिक्री किया जा रहा है, बैंक को बिक्री किया जा रहा है, रेल को बिक्री किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस मुल्क के मुट्ठी भर सरमायादारों के हित में काम किया जा रहा है। और जन विरोधी और आवाम दुश्मन पॉलिसी पर यह सरकार गामजन है। हम इस सरकार की मुखालफत करते हैं। आइए हम सब मिलकर महंगाई के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, छटाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मुत्तहद होकर ये आवाज़ बुलंद करें। कितने बाजू कितने सर, गिनने दुश्मन ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, सुब्रतो बख्शी जिंदाबाद, फरहाद हकीम साहब, सुदीप बंदोपाध्याय जी जिंदाबाद, स्मिता बख्शी जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद। अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और अवाम की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरा तृणमूल कांग्रेस रास्ते में है, अवाम की अदालत में है। अवाम की अदालत में ही आइंदा दिन फैसला होगा। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जिन लोगों ने घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया था और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दिखाया गया था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे कदावर लीडर है। अब तक हम लोग जानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में कदावर लीडर है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया कि वाजपेयी जी भी इसके सामने धूल चाट जाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिन लोगों ने मोदी को वोट दे करके सपना देखा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका सपना साकार हुआ? हम लोग की बात छोड़ दीजिए। हम लोगों ने जो मोदी पर वफा किया था, क्या आपका वफा, क्या लाज मोदी जी ने रखा? अभी इमरान कह रहा था कि अच्छे दिन। मैं आपसे ये कहता हूं, मोदी जी का अच्छा दिन क्या है नहीं है वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास किया था वो विश्वास आपका कायम है। तो आपने जो एक आस्था मोदी जी के प्रति रखा था वो आस्था आपका है। तो मेरा ये मानना है, आप मानो ना मानो, कि जिन जिन लोगों ने मोदी जी पर आस्था लगाया था और जिन जिन लोगों ने विश्वास किया था, सबका विश्वासघात हुआ है। विशेष करके हमारे देश के 72-73 साल की आजादी के इतिहास में लगातार 22 मरतबा पेट्रोल का दाम आज तक किसी हुकूमत ने बढ़ाने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन ये 56 इंची का सीना रखने वाला नरेंद्र मोदी ने हिम्मत की है। लगातार 22 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाया और एक इतिहास मोदी जी ने किया है। जो महापुरुष हैं, जिनको प्राय मोदी जी को प्रधानमंत्री से ज्यादा भगवान बना दिए लोग। अब तक तो था कि अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़ा लीडर हो गया मोदी, क्या कहीं ऐसा नहीं हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भी बड़ा महापुरुष हो जाइए मोदी। हमारे देश में 73 साल की आजादी में लगातार 23 मरतबा पेट्रोल का दाम किसी ने नहीं बढ़ाया, इस सरकार ने बढ़ाया और ये हमारे मोदी साहब ने बढ़ाया। और एक इतिहास रचना हुआ, यहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, इतिहास का पन्ना उलट करके देखिए। आज तक पेट्रोल से ज्यादा कीमत डीजल का नहीं हुआ है, लेकिन मोदी साहब ने पेट्रोल से ज्यादा डीजल का दाम बढ़ा दिया। अभी मौजूदा सूरत में डीजल से ज्यादा, पेट्रोल से ज्यादा डीजल का दाम हो गया। हम लोग समझते थे बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, अब तो लग रहा है छोटे मियाँ ही बड़े मियाँ हो गए। पहले समझते थे पेट्रोल का दाम ज्यादा बढ़ता है,
को भी मौत दे दिया डीजल का भी दाम बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है, कुकिंग गैस का दाम बढ़ गया। 350 रुपया था 2014 में। और जब 2014 में मोदी जी आए थे, मोदी जी कह रहे थे देखो देखो ये महंगाई 100 दिन में महंगाई को कम कर देंगे। तो लोगों ने भी सोचा चलो ये मनमोहन सिंह तो बोलता ही नहीं है, कम से कम एक बोलने वाला प्रधानमंत्री तो मिला। अब तो आलम यह है कि मनमोहन सिंह बोलता नहीं था और ये थमता नहीं है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, क्या कहा था मोदी जी ने? सबका साथ, सबका विकास। साथ और विकास तो छोड़ दीजिए, विश्वास पर बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा, कहा था 100 दिनों में महंगाई को काबू में करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण करेंगे। मोदी जी का मैनिफेस्टो में, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था कि अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो 100 दिनों में चीजों का दाम, जो महंगाई है, ये महंगाई को नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, काबू में करेंगे। क्या विश्वासघात नहीं हुआ आपके साथ? 6 साल में क्या मुझे बताइए महंगाई नियंत्रण हुआ? कब हुआ? पेट्रोल का दाम कितना था 2014 में, आज कितना है? डीजल का दाम 2014 में कितना था, आज कितना है? कुकिंग गैस का दाम कल क्या था, आज क्या है? 2014 में किरासन तेल का दाम क्या था, आज क्या है? और ठीक ही कह रहा था इमरान कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी तो आप चाहे ना चाहे चावल का दाम, चीनी का दाम, चापत्ती का दाम, दूध का दाम, 14 रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजें जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो तमाम चीजों का दाम बढ़ जाएगा अगर पेट्रोल, डीजल और किरासन तेल और कुकिंग गैस का दाम बढ़ेगा।